आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के अभ्यास 3A के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें के अभ्यास 3A के सवालों को हम 5 सवालों को हल कर चुके हैं पहले पार्ट में। इसका वीडियो अगर आप लोगों को देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आज के इस पार्ट 2 के वीडियो में हम कक्षा 6 के इस 5 सवालों के आगे के 6 सवालों से चालू करेंगे, यानी छठे नंबर के सवालों से स्टार्ट करेंगे और इस अभ्यास को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए छठवां सवाल दिया है कि पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकृत संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है। तो इस पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया है ए बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है ए बिंदु +7 है, तो इधर से अगर हम यहाँ पे पहले 0 पे आएंगे फिर इससे गिनेंगे तो इधर हमारा -7 आएगा। तो हमको -7 किस बिंदु पे आएगा वही हमको बिंदु यहाँ पे लिख देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको छोड़ के हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ई वाला बिंदु हमारा क्या आ जाएगा -7। जैसे यहाँ पे अगर हम -1 फिर -2 -3 -4 -5 -6 और -7 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 से नीचे की तरफ जाएंगे तो वो संख्या हमेशा माइनस में जाती है और ऊपर हमेशा प्लस में जाता है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। तो कौन सा बिंदु -7 है, तो बिंदु ई। अब देखिए दिया है ख वाला बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो बिंदु बी यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे। तो बिंदु बी करा है किस पूर्णांक को निरूपित करता है, तो 0 से हम गिने, 0 को छोड़ा के यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ पे -1 -2 और -3। तो बिंदु बी किसको निरूपित करता है, -3 को। अब करा है ग वाला, इसका आंसर -3 हो गया। अब ग वाला करा है बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। जैसे बिंदु बी यहाँ पे है तो बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताना है। जैसे यहाँ से अगर गिनेंगे, यहाँ छोड़ा के 0 से मतलब छोड़ा के गिनेंगे तो 1 2 और 3 बिंदु बी के कितना पर है, -3 पे। तो इसका उल्टा है तो 1 1 2 3 यानी +3 होगा। तो यहाँ पे बिंदु बी का विपरीत चिन्ह +3 होगा, मतलब यहाँ पे +3 आएगा और यहाँ पे -3। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिंदु सी। यहाँ पे बिंदु पूछा है तो बिंदु सी लिखेंगे। अब करा है बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो बिंदु डी के और एल से क्या क्या निरूपित होता है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु डी दिया है तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी बिंदु डी पहले +5 को निरूपित करता है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर बिंदु के किसको निरूपित करता है, तो बिंदु के यहाँ छोड़ा के गिनेंगे -1 -2 -3 -4 -5। तो ये बिंदु बी किसको निरूपित करता है, बिंदु के -5 को निरूपित करता है। फिर करा है यल, तो यल देखिए यहाँ से छोड़ा के गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी +6 को निरूपित करता है, क्योंकि हमेशा ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएगा। अब देखिए दिया है अंग वाला बिंदुओं डी के और एल के विपरीतों को बताइए, यानी उल्टा इसका क्या होगा। तो बिंदु डी का उल्टा क्या होगा, बिंदु डी है तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर पे बिंदु डी है, 1 2 3 4 5। तो इधर से फिर गिनेंगे इधर तो 1 2 3 4 5, तो 5 की बिंदु डी का उल्टा क्या हो जाएगा, बिंदु के। तो बिंदु डी का उल्टा बिंदु के हो जाएगा, यहाँ पे के लिख देंगे। अब बिंदु के का उल्टा क्या होगा, तो बिंदु के का उल्टा बिंदु डी हो जाएगा। बिंदु के का उल्टा, जैसे यहाँ पे बिंदु डी का उल्टा क्या था, बिंदु के, तो बिंदु के का उल्टा क्या होगा, बिंदु डी। अब करा है बिंदु यल का, तो बिंदु यल कहाँ पर है, बिंदु यल यहाँ पर है। तो कितने नंबर पर है, यहाँ से गिनेंगे 0 छुड़ा के 1 2 3 4 5 6, 6 है +6। अब इधर आएंगे तो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिंदु यम हो जाएगा। ये वाला हमारा छठवां सवाल पूरा हो गया। अब करा है सातवां कि निम्नांकित सभी पूर्णांक लिखिए। तो सभी पूर्णांक लिखना है, यानी -2 और +3 के बीच को, इस -2 और +3 के बीच के पूर्णांक को लिखना है। तो -2, तो यहाँ पे -2 और +3 के बीच का लिखना है। तो पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कॉपी में कर लेते हैं।
तो इस पर देखेंगे, तो इस पर देख लेते हैं, करा है कि -2 और +3 के। यहाँ पर जैसे दिया है, इसको हम ऊपर और कर लेते हैं। कहा है -2 और +3 के। तो -2 के मतलब बीच में लिखना है तो -1 हो जाएगा, इसके और इसके बीच में लिखना है तो इसके पहले क्या आएगा, -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बीच का लिखना था, हमने बीच का लिख दिया, ये आंसर हो गया। अब कहा है 0 और 6 के, 0 और 6 के बीच का, ये देखिए पहला का यानी क का हो गया, और ये हमारा ख का आंसर है। तो ख का आंसर 0 के बाद लिखेंगे 1, फिर 2, 3, 4 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 0 और 6 के बीच लिख दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब करा है ग वाला, देखिए दिया है -4 और कहा है +4 के बीच में। तो -4, एक देखिए ग वाला है, तो -4 के पहले क्या आएगा, -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये आंसर हो गया। यहाँ पे आप चाहे तो प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया ग का। अब देखिए ग का हो गया। अब कह रहा है कि घ वाला, देखिए माइनस कर रहा है कि घ वाला कर रहा है -5 और +2, -5 और +2 के बीच में। तो -5 के पहले क्या आएगा, -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, बस ये प्लस लगा सकते हैं, हो गया। अब देखिए +2 के बीच में लिखना है तो +2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि बीच का हमको लिखना है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, घ वाला हो गया। अब यहाँ पे देखिए अंगा वाला करा है, इसको और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए अंगा वाला करा है कि -3 और +5 को, -3 और +5 को। तो -3 के पहले क्या आएगा, -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, +4 लिख दिया। अब यही इसका आंसर हो जाएगा अंगा वालों का। अब अंगा वाले का हो गया। अब च वाले के देखते हैं। तो च दिया -8 और +4 के बीच का, तो -8 दिया है तो -7 हो जाएगा, फिर -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, ये देखिए -4 है, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, प्लस लगा भी सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि -8 और +4 के बीच का हमको लिखना था। तो ये वाला आंसर हो गया। अब कह रहा है 8वां देखेंगे। अब देखिए च वाला खत्म हो गया, अब 8वां देखते हैं। तो 8वां दिया है निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। यहाँ देखिए दिया है निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, और इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। यानी पूर्णांकों को हमको लिखकर उसको आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया है, यहाँ पे पहला क वाला 2,5, यानी 2 और 5 के बीच का लिखना है। जैसे 2 और 5 के दोनों प्लस का है, तो 2 और 5 के बीच का, तो 2 और 5 के बीच का क्या होगा, 3 और 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 3 और 4। तो यहाँ पे 8वां का कौन सा सवाल है, क वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4, यानी 3,4 इसका आंसर हो जाएगा 8वां का क वाला। अब देखिए देखते हैं आगे। अब यहाँ देखिए देखते हैं आगे। अब देखिए दिया है -4, -0, -4, 0, यानी यहाँ पे कहाँ है, -4 और 0 के बीच का लिखना है। तो -3, फिर -2, फिर -1, ये कौन सा हो गया, 8वां का ख वाला। 8वां ख वाला ये आंसर हो गया। अब करा देखिए ग वाला की 3 और 8, यानी +3 और +8 के बीच का, तो +3 और +8 के बीच का। तो +3 के बाद क्या आएगा, ये ग का है, तो +3 के बाद +4 और यहाँ पे 5, 6 और 7, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 और 8 के बीच का लिखना था। अब 0,4 है, तो 0 के बाद क्या आएगा, ये घ वाला लिखेंगे। 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 0 और 4 के बीच क्या आएगा, 1, यहाँ पे 0 और 4 के बीच क्या आएगा, 1, 2 और 3।
अब देखिए अंगा वाला देखते हैं। अंगा वाला दिया है -5 और कॉमा -2। तो -5 और -2 के, जैसे यहाँ -5 और -2 के बीच में क्या आएगा, -4 और -3। तो -4 यहाँ पे अंगा वाला है, तो इसका लिखेंगे -4 और -3, इसका आंसर हो जाएगा। अंगा वाला हो गया। अब देखिए च वाला दिया है -1 और कॉमा 4 के बीच का, यहाँ पे -1 और कॉमा 4 के बीच का, तो 0, 1, 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे 0, 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम यहाँ देखिए 9वां देखते हैं। तो 9वां दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी देखिए ये जो दिया है जैसे -13, इसको हम निरपेक्ष मान निकालना भी कहते हैं। तो इसका निरपेक्ष मान हमको निकालना है। तो जैसे इसमें क्या होता है कि -13 है तो ये प्लस का 13 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 12 है तो ये प्लस का ही 12 रहेगा। मतलब एक तरह से अगर जो भी माइनस का चिन्ह वाला रहेगा वो बस संख्या वही रहेगा, बस उसमें प्लस का चिन्ह लग जाएगा। जैसे यहाँ पे क वाला दिया है -13, जैसे यहाँ क वाला दिया है -13, तो क वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे +13, यानी प्लस लिखे चाहे ना लिखे। फिर ख वाला क्या हो जाएगा 12। फिर यहाँ देखिए ग वाला क्या हो जाएगा, ग वाला माइनस का 37 दिया है तो प्लस का 37 हो जाएगा। अब यहाँ पे घ वाला ग तक कर दिया। अब यहाँ पे क्या कौन सा दिखेंगे, घ वाला प्लस का 0 है तो प्लस का 0 ही रहेगा, तो इसका प्लस का 0 ही होगा, यानी घ का प्लस का 0 ही होगा। फिर अंगा वाला देखिए दिया है माइनस का 47, तो ये प्लस का 47 हो जाएगा। और देखिए च वाला दिया है 101, तो ये 101 ही रहेगा। ये इसका आंसर हो गया। 9वां हमारा सवाल खत्म हुआ। अब 10वां दिया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया है सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो पूर्णांक किससे स्टार्ट होता है, 0 से। 0 फिर +-1 फिर +-2। तो ये कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि माइनस अगर 1 है तो ये 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक शून्य नहीं होता है। अब कह रहा है कि शून्य का विपरीत नहीं होता है, तो ये सत्य कह रहा है, क्योंकि शून्य का विपरीत नहीं होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब कह रहा है -17 बड़ा है किससे, -5 से, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये कथन असत्य होगा, क्योंकि ये देखिए -17 और ये -5 है, तो माइनस में जब भी माइनस में अगर बड़ी संख्या है तो वो छोटी रहती है, छोटी वाली संख्या। जैसे माइनस में 5 है, माइनस में 17 है। अगर प्लस में देखें तो 17 बड़ा होगा लेकिन 5 छोटा होगा, लेकिन माइनस में उल्टा होता है, माइनस में छोटी संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है। अब देखिए घ वाला कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। क्योंकि देखिए एक धनात्मक पूर्णांक जैसे 2 है तो ये इसका योगात्मक प्रतिलोम -2 होगा, तो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से, यानी धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से ये वाला बड़ा होता है, तो ये कथन सत्य है, क्योंकि ये प्लस में है तो हमेशा बड़ा होता है। अब कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक और इसका योगात्मक प्रतिलोम +2 होगा, तो ये ऋणात्मक है यानी माइनस है, इसका योगात्मक प्रतिलोम +2 होगा, तो +2 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये कह रहा है कि ए वाला -2 यानी इसका योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है ए, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिए च वाला कह रहा है शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि शून्य भी एक क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि शून्य देखिए शून्य से ही फिर स्टार्ट होता है, +-1 फिर यानी पूर्णांक स्टार्ट होता है। अब शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, तो ये कथन सत्य है, क्योंकि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमारा अभ्यास 3 खत्म हुआ। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।